है कि भाई पाकिस्तान तो हमें लाइव देखता है 24 घंटे, हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। और ये कहा है उनके वाइस चीफ ने। वाइस चीफ कौन है, इनकी क्या बेसिकली जिम्मेदारियां होती हैं, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है इंडिया में, आपको ये भी इसके अंदर डिटेल से बताएंगे। और ये भी बताएंगे वो कौन सा पॉइंट था जहां पे इंडिया को लगा कि भाई अब तो हथियार डालने ही पड़ेंगे। पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, डिटेल चौसा बताएंगे कि नरेंद्र मोदी गौ मूत्र पी रहे थे और पाकिस्तान ने जब लाइव रिपोर्ट दी तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा अब तो हथियार डालने ही पड़ेंगे, प्लीज अल्लाह का वास्ता मूत्र निकालिए। अच्छा चलो सर, निकाल दिया, ठीक है, इंडिया का निकाल दिया। अच्छा जी, अब चलते हैं जी स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ के जी। इंडियन डिप्टी चीफ जो हैं उन्होंने जो एतराफात किए हैं, इसके बाद उनका अपना मोरल कहां जाएगा और ये मानने के बाद क्या अपनी गवर्नमेंट उन्हें छोड़ेगी, डिटेल से सुन जाए। अब डिप्टी चीफ उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, और इंडिया के अंदर जो डिप्टी चीफ होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह यह है कि एक सिस्टम बनाया था नेहरू साहब के दौर में, और सिस्टम ये था कि जब वो एक आर्मी चीफ बना देते हैं तो उनके साथ एक डिप्टी आर्मी चीफ बनाते हैं, और ये वो डिप्टी आर्मी चीफ होता है जिसने बाद में आर्मी चीफ बनना होता है। तो आप ये समझें कि आर्मी चीफ इन प्रैक्टिस या इन वेटिंग, या आप ये समझें कि ऑलमोस्ट आर्मी चीफ। और जहां पे भी आर्मी चीफ जाता है डिप्टी चीफ भी वहां पे जाता है। जिस मीटिंग में आर्मी चीफ बैठता है तो डिप्टी चीफ भी साथ बैठता है, ताकि वो सारे मामलात को अंडरस्टैंड कर सके। और इस तरह उनके पास 6 साल का टेन्योर होता है। 3 साल जो चीफ होता है वो, और उसके साथ एक डिप्टी चीफ होता है जो 3 साल का होता है। तो उस तरह आप ये समझें कि 6 साल का एक मैकेनिज्म वो क्रिएट करते हैं, ताकि जो पॉलिसियां हैं वो जारी और सारी रहें, किसी जगह पे कोई इशू ना हो और पॉलिसियां चलती रहें। तो ये उनका एक फार्मूला है। लिहाजा इनका डिप्टी चीफ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसने अल्टीमेटली आने वाले दिनों में चीफ बन जाना है, और इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल अब कल एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फोरम पे एक मीटिंग थी। वहां पे एक टॉपिक था जिसके ऊपर डिप्टी चीफ बोल रहे थे। टॉपिक मौजूद जो था वो बहुत ही मजे का था। वो था न्यू एज इन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, या न्यू एज ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। इससे पहले जो था वो सूरत ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी कंपैरिजन किया जाता था तो नंबर्स और हथियारों पे किया जाता था। कहा जाता था जी इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, पाकिस्तानी फौज इतनी बड़ी है, और उनके पास ये वेपन्स हैं, इनके पास ये वेपन्स हैं। हमेशा कंपैरिजन ये किया जाता। फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि इस लड़ाई के दरमियान जो पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, तो उसके बाद अब इंडिया के अंदर डिबेट शुरू हो गई है कि हमें हथियार नहीं चाहिए, हमें ज्यादा बड़ी फौज भी नहीं चाहिए, हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान के पास है। तो वो एक डिबेट वहां पे स्टार्ट हुई है, और उस डिबेट का ये हिस्सा था कि जिसके अंदर डिप्टी चीफ साहब ने वहां पे खिताब किया और वहां पे उन्होंने गुफ्तगू की। अब जो गुफ्तगू है उसके 3 हिस्से हैं जो जाहिर है अब हम यहाँ पे बहस भी करेंगे। पहला हिस्सा तो उन्होंने ये तस्लीम किया कि हमें मार पड़ गई है, पाकिस्तान से मार पड़ी है, और ये फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेटफॉर्म से तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान ने हमें फेंटा लगाया, और अब उस फेंटे की वजूहात वो बयान कर रहे हैं। उसके बाद यानी पहली मरतबा स्टैब्लिश हुआ है कि फौज ने, इंडियन फौज ने फेंटा तस्लीम कर लिया, सरेंडर तस्लीम कर लिया, और पाकिस्तान की सुपरमेसी को उसने मान लिया, और ये मान लिया कि पाकिस्तान का गलबा था सारा। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जयशंकर साहब ने पहले माना कि अमेरिकन कॉल आई हुई थी, मैं मौजूद था, और उसके दौरान डोनाल्ड ट्रंप से बात हो रही थी, सॉरी जेडी वैंस से बात हो रही थी, और मैं वो सब कुछ सुन रहा था। इधर से इनका ये बयान आ जाना कि भाई पाकिस्तान, अब थोड़ी डिटेल आप आगे बताएंगे किस किस तरह से ये मान रहे हैं कि कहां कहां पाकिस्तान ने देख रहा था, तो ये चीज ये अब क्यों मान रहे हैं और पहले क्यों नहीं मान रहे? ये फटा था ना, बेसिकली इनका फटा चल रहा था। अब वैसे मैं आपको बताऊंगा अभी कि पाकिस्तान ने किस तरह लाइव जो लोकेशंस हैं और जो किया, और जो पाकिस्तान ने कमाल किया है, वो वैसे अब तो है तो सीक्रेट ही, लेकिन मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ जितना बता सके पाकिस्तान ने किया क्या। वैसे कमाल जो था। अब मेरा ख्याल है कि जो नई टेक्नोलॉजी है ना वो कितनी इफेक्टिव है, जो टेक्नोलॉजी का जिक्र किया हुआ, खबरदार जो आपने ये बात की है। अच्छा, बहरहाल अब उसने कहा जी कि 2-3 चीजें। एक तो उसने कहा कि जब भारतीय फौज मूव कर रही थी तो पाकिस्तान उसको लाइव देख रहा था, और ये जो लाइव टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है ये चाइना की है, चाइना, जबकि ये बात गलत है। पाकिस्तान ने चाइना से ये टेक्नोलॉजी नहीं ली थी, पाकिस्तान के पास अपने रिसोर्सेज से, और अपने रिसोर्सेज ये हैं कि बाकायदा पाकिस्तान के पास सैटेलाइट भी था जिसका दुनिया को पता ही नहीं था, और ये हमने चाइना के साथ मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका ख्याल ये था सब दुनिया को कि शायद ये उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल किया। एक तो ये चीज़ है। उन्होंने कहा जी वो जब डीजीएमओ के दरमियान रब्ता हुआ तो डीजीएमओ जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने हमें ये तक बताया कि आपकी फौज कहाँ कहाँ खड़ी है और इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरह मूव कर रही है। इस हद तक पाकिस्तान को पता था कि वो लाइव हर चीज़ को देख रहे थे। और ये बात है 9 और 10 की, 9 और 10 की। तो कहने लगा जगह पर ये और डीजीएमओ का आपस में रब्ता हुआ, और जब पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा तो हम सरप्राइज हो गए कि पाकिस्तान इस हद तक हमारे सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है, उसको हर चीज़ का पता है कि इंडिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, स्ट्रेटेजिक एसेट कहाँ कहाँ मूव हो रहे हैं देखे जा रहे हैं। साथ उन्होंने कहा ये चाइना की वजह से हुआ है, और अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट ना करता तो पाकिस्तान के पास शायद ये टेक्नोलॉजी ना होती, तो उसने पाकिस्तान की फतह को थोड़ा सा चाइना के हिस्से में डाल दिया। बाकी उसका ये कहना था कि हमने एक मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ी, हमने 3 मुल्कों के साथ लड़ी है। चाइना, पाकिस्तान और टर्की, तीनों मुल्क जो थे वो इकट्ठे थे एक जगह पे, सरहद एक थी लेकिन दूसरी साइड पर दुश्मन 3 था। तो ये बस अजीबोगरीब सी है। जैसे उसने कहा कि एक पंजाबी की कहावत है, उसने कहा कि मैं चोरी कर रहा था, मैं और मेरा वालिद जो थे वो दोनों अकेले थे, और जो दूसरा था वो और डांग 2 थे, यानी वो और डंडा 2 थे। तो उसे वो जो डंडे हैं ना
उनको भी उसने बंदे कंसिडर किए, मुल्क कंसिडर किए हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो चाइना की टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, हमें सस्ता मिला, हमने ले ली, और बाकी उसको जोड़ जाड़ के हमने इस काबुल बना लिया कि हम अपना मामला चला सकते थे। नॉन टेस्टेड टेक्नोलॉजी थी, नॉन टेस्ट ही नहीं टेस्टेड, हुई। नॉन टेस्ट कभी J10 ने किसी जगह पे कोई तैयारा नहीं कराया था आज तक, और पाकिस्तान वाहिद खरीदार था, दुनिया खरीदती नहीं थी, वो कहते थे चाइनीज जहाजें गिर जाएंगे 2 नंबर होंगे, पाकिस्तान ने वो जहाज खरीदे थे और पाकिस्तान ने उसको टेस्ट किया। ये वैसे उनके डिप्टी चीफ ने भी तस्लीम किया कि जी ये लेबॉर्टरी की तरह इस्तेमाल किया चाइना ने। भाई लेबॉर्टरी की तरह चाइना ने इस्तेमाल नहीं किया, पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम चल सकता है तो राफेल तो दुनिया का सबसे बेहतरीन तैयारा था, फिर तो आपको पूरे पाकिस्तान की एयरफोर्स का की रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी चाहिए थी। आप तोड़ नहीं सके, आपके जहाज बैठे बैठे ही उड़ गए, खत्म हो गए, मारे गए यहाँ पे भी, और आप कंट्रोल नहीं कर सके उनको। 2 दिन तक तो एयरफोर्स नहीं उड़ा एयरफोर्स 2 दिन, और अपने जहाज 300 किलोमीटर पीछे ले गए थे वो सेंटर में। तो वो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, और पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है जितने हम लोग इंपॉर्टेंट हैं, और जितना हम इसको सोच सकते हैं, जितना हमें वार थिएटर का अंदाजा, जितना अच्छा, वार को अंडरस्टैंड कर सकते इसमें हैं। एक चीज मुझे बताइएगा कि वो कह रहा है कि चाइना पाकिस्तान के पीछे था, ये चाइना पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा था। इंडिया के पास रशियन टेक्नोलॉजी है, हाँ वो देखें ना, French technology है। S-400 रशिया का, राफेल तैयारे फ्रांस के, अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी उनके पास, और उसके इसराइल की टेक्नोलॉजी। इसराइल के अपने लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, 150 बंदा था, और बड़े ब्रेन थे जो इंडिया में आके बैठे हुए थे, और जो ड्रोन्स को चला रहे थे, उड़ा रहे थे, और साथ साथ इंडिया की मदद कर रहे थे, स्ट्रेटजी बना के दे रहे स्ट्रेटजी बना के दे रहे थे। वार स्ट्रेटजी तो इसराइलियन थी, और वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। हैं। इस तरह जो साहब हमने तो फिर आधी दुनिया से जंग लड़ी है। प्रॉपर बड़े मुल्कों के साथ, और अमेरिका शुरू में सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, ये तो बाद में जब उसको फेंटा लगा तो उसके बाद अमेरिका पीछे हटा, और उसे कहा कि नहीं, पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए दोस्ती का। तो वो अगर चाइना ने पाकिस्तान की मदद की तो इतनी मदद की कि पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी ली, और वो तो ओपन थी, आप ही खरीद सकते थे, इंडिया भी खरीद सकता था। दूसरा ये है कि टर्की का, वो कहते हैं कि ड्रोन्स है, जो ड्रोन टर्की के इस्तेमाल हुए पाकिस्तान ने खुद बनाए हुए। बड़ी मजे की बात बताता हूँ, अच्छा। पाकिस्तान में बाकायदा ड्रोन्स की फैक्ट्री है, ओके, बल्कि ज्यादा फैक्ट्रीज, 3 किस्म के ड्रोन्स पाकिस्तान में बनते हैं, और उसके अंदर एक कंपोनेंट जो है वो टर्की का है, और दूसरा कंपोनेंट पाकिस्तान का। ओके। इंजन बड़ा मजे का आपको मैं बताता हूँ, इंजन चाइनीज है, और वो CD70 जो होता है ना, जो आम मोटरसाइकिल होता है, उसका इंजन है, $1000 में मिलता है। अच्छा, और पाकिस्तान ने उस इंजन को इस्तेमाल किया, मैं ओपनली आपसे बात करता हूँ। अच्छा। उस इंजन को इस्तेमाल किया, सॉफ्टवेयर जो है वो टर्किश थे, और हार्डवेयर पाकिस्तान के अपने हैं। पाकिस्तान ने खुद बनाए। तो जॉइंट वेंचर है जो सब, ये तो जॉइंट वेंचर है, बिल्कुल जॉइंट वेंचर है। पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, और पाकिस्तान अपने ड्रोन्स खुद बना रहा है, वहां से तो इंपोर्ट हो ही नहीं रहा टर्की से, ये पाकिस्तान के अंदर है, और इंतहाई सस्ती टेक्नोलॉजी। सस्ती टेक्नोलॉजी में। हाँ जी, और रोजाना की बुनियाद पे ड्रोन्स बन रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान ने एक ऐसा ड्रोन भी बनाया, पाकिस्तान के नौजवानों ने बनाया, कि ऐसा होता है कि जैसे जो इसराइली ड्रोन थे जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया उन्होंने, तो ऐसा था कि पाकिस्तान ने उनकी कम्युनिकेशन ब्रेक कर दी पीछे से। जब कम्युनिकेशन ब्रेक करती है तो उड़ते रहे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किधर गिरना है, अब उनका जो हदफ है वो खत्म हो गया हुआ है। अल्टीमेटली उनकी बैटरीज खत्म हो जाती थी तो नीचे गिर जाते थे, या नीचे आ जाते थे तो उसको ये आम राइफल से उसको हिट कर देते थे, या खेतों में गिर जाते थे, ऐसा ही था ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने एक ऐसा ड्रोन बनाया कि जब उसकी कम्युनिकेशन कट हो जाती है तो वो वापस आ जाता है, अच्छा, वो आगे नहीं जाता, गिरता नहीं है, ठीक वो है। वहीं से मुड़ेगा और जहां से उड़ा था वहां वापस आ जाएगा। ओके, तो ऐसा ड्रोन भी है पाकिस्तान के पास, और ये पाकिस्तान ने खुद बनाए हुए हैं, कोई उसके अंदर नहीं, कोई टर्की से नहीं आया ड्रोन। लेकिन जो सब पाकिस्तान की अब एक चीज देखें, पाकिस्तान ने कभी चेस्ट थंपिंग नहीं की, पाकिस्तान ने कभी शोखियां नहीं मारी, हर चीज हमारे सीने के पास ये साथ है, छुपा के रखी, छुपा के रखी, और कभी दुनिया को नहीं कहा कि कभी हम दुनिया ये को कर देंगे, हम वो कर देंगे। और दूसरा DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस थी आपने देखा होगा, जिसके अंदर उन्होंने क्लेम किया कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी का सिर्फ 10 से 15% इस्तेमाल किया, यानी 90 से लेके 85% टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल ही नहीं की इस्तेमाल अभी ही नहीं की, तक। तो वो पाकिस्तान इस मामले में बहुत आगे है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कन्वेंशनल वॉर में हम वेपन्स के साथ नहीं जीत सकते, क्योंकि इंडिया के पास वेपन ज्यादा है, तो हम तो टेक्नोलॉजी से और हौसले से जीत सकते हैं। तो हौसला ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, तो पाकिस्तान ने सिर्फ उसके ऊपर काम किया। तो अगर उनके डिप्टी चीफ की बात मान ली जाए कि जी वहाँ 3 मुल्क थे, तो भाई आपके पास तो 6 मुल्क थे, कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं थी। तो अगर आपने पहाड़ तोड़ना था तोड़ लेते आप। तो वो मसला टेक्नोलॉजी का नहीं है, हौसले का है। और दूसरा ये है कि जो वार स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है उसका है, पाकिस्तान ने वार टेक्नोलॉजी तब्दील कर दी। एक फर्क है नंबर ऑफ वेपन और दूसरा एक्यूरेट वेपन। एक्यूरेट वेपन, ठीक है, हमारे पास एक्यूरेट वेपन था, कम था, लेकिन एक्यूरेट वेपन था, और ये भी थोड़े थे जो हमने इस्तेमाल किए। कसम से मैं बताऊं, मुझे तो अब ये भी यकीन नहीं आता कि थोड़े थे। मैं सही बताऊं, मुझे लगता है जो भी आप नहीं बताएंगे कभी भी कितना होगा, ये नहीं बताएंगे। जो भी है काम किया ना, काम के जरूर है, लेकिन मुझे मेरी अपनी ये फीलिंग है कि बहुत कुछ है जो पाकिस्तान नहीं बताता। अब वो इसके साथ साथ तो कह रहा है कि पाकिस्तान का जो अल फतेह है ना मिसाइल, उसने कमाल किया, वो उसने तस्लीम किया कि अल फतेह मिसाइल जो है वो ठीक उन्होंने इस्तेमाल किया। फतेह 1 फतेह 2 और फतेह 2 अब आप देख लो इसका कमाल देख लो। अभी तो दूसरे मिसाइल तो हमने चलाए नहीं है। जो हमारा जो मिसाइल्स हैं अंडमान आइलैंड्स तक जा सकते हैं, जहाँ पे उनकी न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वो काला पानी होता था ना, वो अंडमान हैं आइलैंड्स हैं, वो जैसे सजाए काला पानी, जैसे काला पानी कहते थे, वो बंदे को वहां भेज देते थे, वहां कैद खाना था, जेल थी, वहां से सिर्फ उसकी लाश ही वापस आती थी, बस। उसका मतलब ये था, काल कहते हैं मौत को, तो काले पानी का मतलब ये है कि मौत का पानी। ठीक है, तो हिंदी में काल मौत को कहते हैं। तो काला ये ब्लैक नहीं है, ये डेथ है। तो जो सजाए मौत होती थी उनको वहां पे जजीरे में छोड़ आते थे। ठीक है, तो वहां उन्होंने अपने वेपन्स रखे हुए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, तो पाकिस्तान के मिसाइल वहां पे भी जा सकते हैं।